नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक नार्सिसिस्ट इंसान अपनी मनपसंद अपने सपनों की एक डाइसफंक्शनल फैमिली को तैयार करता है, जिसमें सब लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ इस नार्सिसिस्ट की खुशियाँ, इस नार्सिसिस्ट के मूड स्विंग्स, इस नार्सिसिस्ट का गुस्सा या इसका प्यार, बस यही देखते 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 उनकी ज़िंदगी बीत जाती है। क्या क्या करता है नार्सिसिस्ट, लाइन वाइज बताता हूँ। जैसे ही नार्सिसिस्ट इंसान की शादी होती है या इसकी लाइफ में पार्टनर की, मैं शादी वाली पॉइंट से इसलिए ले रहा हूँ कि आगे फैमिली वहीं से बढ़ेगी। तो जैसे ही नार्सिसिस्ट इंसान की शादी होती है, शुरू में जो इसकी पार्टनर होता है उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। हर तरीके का मैनिपुलेशन टैक्टिक, हर तरीके से उसको नीचे लगाना, हर तरीके से उसको तंग करना। देखो, कहते हैं ना, दो तरीके के घोड़े होते हैं। एक होता है जो आसानी से काबू आ जाता है, तो ठीक है। जब घोड़ा ज़्यादा उछल रहा होता है तो स्टिक का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको मारा भी जाता है, सब कुछ किया जाता है। उसी तरीके से नार्सिसिस्ट ये देखता है कि सामने वाला पार्टनर या तो शुरू में ही थोड़े बहुत टैक्टिक से, मैनिपुलेशन से काबू आ जाए। अगर सामने वाला थोड़ा सा भी रेजिस्टेंट वाला हुआ तो उसको तंग करना, उसको बदनाम करना, गैस लाइटिंग, हूवरिंग, फलाना और ढिमकाना करते 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 अगर वो रेजिस्ट करने में इतना ताकतवर नहीं होता कि उस चीज़ से बाहर निकल पाए, या उसको ये पता नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है, तो वो धीरे 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 नार्सिसिस्ट का चेला बन जाता है। यानी एक तरीके से वो सब नार्सिसिस्ट कैटेगरी में आ जाता है जो पार्टनर होता है। अब वो पार्टनर क्या करता है, नार्सिसिस्ट की हर गलती पे पहले, कोई अगर समझो नार्सिसिस्ट ने किसी के साथ कुछ करा, कुछ गलत करा, उसी टाइम नार्सिसिस्ट के बोलने से भी पहले वो पार्टनर बोल पड़ता है, नहीं इन्होंने तो ऐसा करा ही नहीं, ये ऐसा कर ही नहीं सकते, अरे अरे आपको गलत फहमी हो रही है, ये ऐसे हैं ही नहीं, ये निहायती शरीफ इंसान है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। पहले ही उस पर बटरिंग करने के लिए ये एक नार्सिसिस्ट तैयार हो जाता है। फिर आगे बच्चे होते हैं। जो सबसे बड़ा बच्चा होता है नार्सिसिस्ट के घर में, उसको नार्सिसिस्ट एक तरीके से अपनी ही, जैसे हम शीशे में अपने आप को देखते हैं ना, उसी तरीके से नार्सिसिस्ट उसमें अपना प्रतिबिंब देखता है। जो सबसे पहला बच्चा होता है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि ये बच्चा जो है ये मेरे जैसा ही बन जाए। नार्सिसिस्ट के मन की ख्वाहिश होती है कि ये बच्चा मेरे जैसा ही बन जाए। शुरू से नार्सिसिस्ट उसके अंदर अपने जो गुण होते हैं उनको तलाश कर रहा होता है। जैसे ही उसको लगता है कि देखो जीन्स हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ तो आदतें आएंगी माँ और बाप की। तो जैसे ही नार्सिसिस्ट को ये ज़रा सा भी नज़र आ जाता है कि इस बच्चे में मेरे गुण हैं, वो बच्चा गोल्डन चाइल्ड बन जाता है। उस बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता है, हर एक उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है, हर तरीके से उसको खुश रखा जाता है। बच्चा बड़ा ही खुश। अब जहाँ बच्चा खुश रहेगा वो नार्सिसिस्ट की फेवर करेगा। जैसे ही वो जो ग्रूम अप हो रहा होता है बच्चा, वो जब बड़ा हो रहा होता है, जब जैसे नार्सिसिस्ट की तरफ कोई खतरा आ रहा होता है, कोई परेशानी आ रही होती है, कोई दुख आ रहा होता है, तो वो बच्चा सामने खड़े होकर उस दुख को अपने ऊपर लेता है, उस परेशानी को अपने ऊपर लेता है, उस लड़ाई को अपने ऊपर लेता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट ने उसको ग्रूम कर दिया हिसाब से कि तुम्हें हर चीज़ मेरे लिए करनी है। जो बीवी थी वो तो ऑलरेडी बन गई सेवक, अब आ गया गोल्डन चाइल्ड, ये भी बन गया सेवक। अब आते हैं दूसरा बच्चा। अब किसी को तो तंग करना है, अब किसी से तो वो चाहिए। अब दूसरे बच्चे को बना दिया टोटल तरीके से स्केप गोट। ले बेटा, अब जो भी दोष होगा वो तेरा है, घर में जो भी गलत होगा वो तेरी वजह से हुआ है, ज़िंदगी में जो भी गलत होगा वो तेरी वजह से हुआ है। किसका दोष? नंदू घोष। ये इसी के ऊपर डाल दो, जो भी गलती, जो भी रोना, जो भी धोना, जो परेशानी करना, जो भी तकलीफ़ करना, सब इसके ऊपर डाल दो। लेकिन हैरानी वाली बात ये होती है, स्केपगोट होने के बावजूद भी नार्सिसिस्ट का टैक्ट देखिए। दो बच्चे हैं, पहले को पूरे तरीके से गोल्डन चाइल्ड बना रखा है, दूसरे को स्केपगोट बना रखा है, पर नार्सिसिस्ट के ऊपर वो भी अपनी जान छिड़क रहा है। क्यों? क्या रीज़न क्या है इसका? उसका रीज़न ये है कि नार्सिसिस्ट ने सबसे मेन चीज़ अपने हाथ में रखी हुई है, वो है घर के फाइनेंसेस, वो है पैसा। किसको कितना मिलेगा, किसको कितना दिया जाएगा, किसको किसके बिहेवियर के हिसाब से मिलेगा। कोई बदतमीज़ी करेगा तो उसको कैसे तंग करना है, कोई अगर सही रहेगा उसको कैसे खुश रखना है, गोल्डन चाइल्ड को कैसे खुश रखना है, जो बीवी जो एकदम बोल चेली बनी पड़ी है इस टाइम पे उसको कैसे खुश रखना है। ये सारी बातें
नार्सिसिस्ट का मेन मुद्दा है कि उसने सारी तरफ से होवरिंग करके मनी को कंट्रोल कर लिया, फाइनेंस को कंट्रोल कर लिया। जब एक घर के सारे फाइनेंस कंट्रोल हो जाते हैं ना, तो वो इंसान जो सबसे टॉप पे होता है वो सबको पागलों की तरह नचाता है, और अगर वो नार्सिसिस्ट हो तो फिर क्या ही कहने। अब आता है तीसरा बच्चा। नार्सिसिस्ट के आप नॉर्मली देखेंगे तो 3 बच्चे इनके होते हैं, 2 से 3 बच्चे, क्योंकि एक हो गया गोल्डन चाइल्ड, एक हो गया स्केपगोट। अब तीसरा बच्चा जो होता है ना, ना ही वो गोल्डन चाइल्ड होता है, ना ही वो स्केपगोट होता है, और ना ही उसकी तरफ ध्यान दिया गया होता है। उस बच्चे की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए बहुत मोस्ट प्रोबेबली होता है कि जो तीसरे वाला बच्चा होता है, ना ही वो चाटुकारिता करता है नार्सिसिस्ट की, और वो नार्सिसिस्ट के खिलाफ भी खड़ा होता है, और नार्सिसिस्ट को छोड़ भी देता है। क्योंकि रीज़न क्या होता है, नार्सिसिस्ट ने अपनी पूरी एनर्जी पहले पार्टनर में लगा दी, फिर गोल्डन चाइल्ड पे लगा दी, फिर स्केपगोट पे लगा दी। अब तीसरे की तरफ देखने तक में उसकी उम्र भी बड़ी हो रही है, वो घिरा भी पड़ा है, खर्चे भी बंद गए हैं, सब कुछ है, उसको फेंक देते हैं एक तरीके से, जाना है जा, जा मरना है मर जा, इस तैसे में जा, जा जो करना है। तो वो बच्चे को एक चांस मिल जाता है कि उस पागलपन में से बाहर आने के लिए। तो नोट करिएगा, जो तीसरा बच्चा होता है नॉर्मली नार्सिसिस्ट फैमिली में, नार्सिसिस्ट रिलेशंस में, वो उसकी जान जल्दी छूट जाती है, और वो थोड़ा सा ना दिमागी भी निकल आता है, क्योंकि वो इनके पागलपन को देख चुका होता है। अब जो चाहे गोल्डन चाइल्ड हो, चाहे हो स्केपगोट हो, इनकी उम्र, गोल्डन चाइल्ड तो मज़े से मौज मारते मारते जी लेता है, लेकिन वो एकदम निकम्मा और निठल्ला हो जाता है जो गोल्डन चाइल्ड होता है, क्योंकि उसको कुछ करने नहीं दिया गया होता, उसको सिर्फ बैठा बैठा के खिलाया गया होता है, उसके शरीर को जंग लग चुका होता है, वो कुछ करने लायक नहीं रहता। और स्केपगोट जो होता है वो स्ट्रेस ले लेके, टेंशन ले लेके, उसके ऊपर जो भी ठीकरे फोड़ फोड़ के जो स्केपगोट है वो भी एकदम से, मतलब वो किसी करने, कुछ काम करने लायक नहीं रहता, क्योंकि उसके जीवन में उसको हमेशा स्ट्रेस दिया गया होता है। माँ जो होती है उसने उम्र भर चटुकारिता कर करके अब उसका शरीर उसका भी जवाब दे गया, वो कहते जो करना है करो। नार्सिसिस्ट ने 3 लोगों को रख लिया है, इन्हीं को रुलाता है, इन्हीं को हंसाता है, इन्हीं से सप्लाई लेता है और अपनी ज़िंदगी मज़े से जीता है। लेकिन नार्सिसिस्ट को चैलेंज करता है वो तीसरा बच्चा। वो भी ये सोचता है कि मैं क्यों इनके साथ टाइम वेस्ट करूं, वो फिर अपनी लाइफ में एक अलग रास्ता पकड़ के बाहर निकल जाता है। लेकिन जो अटके रह जाते हैं, इन सब लोगों की लाइफ, माँ हो गई, आगे 2 बच्चे हो गए, ये समझ लो इनकी लाइफ हेल है। क्योंकि नार्सिसिस्ट ने ना मनी को कंट्रोल कर रखा है, और मनी को वो अपने मरते दम तक नहीं छोड़ता, और और एक और ख़ास बात है, मरते दम तक वो कोशिश करता है कि मैं इस मनी को कैसे भी करके निपटारा कर दूं इस मनी का। इनके किसी के हाथ, जिन्होंने उसका साथ दिया, जो उसके साथ में रहे, ये डाइसफंक्शनल फैमिली, इनको वो इस तरीके से रखता है कि कल को ये जब मर भी जाएगा नार्सिसिस्ट, उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। अब अंदर से सोचता है कि भीख मांगने दो इनको, इस तरीके से। तो सोच के देखो कि नार्सिसिस्ट के सपनों की डाइसफंक्शनल फैमिली ऐसी होती है, इस तरीके से वो रखता है। इसके अंदर अगर ना चाहते हुए भी गलती देखे तो सबसे बड़ी गलती उस सब नार्सिसिस्ट बीवी की है जिसने हथियार डाल दिए थे। अगर वो लड़ लेती, अगर वो कुछ दिन की परेशानियों को झेल लेती, छोड़ देता पति, कोई बात नहीं, अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर लेती, तो आज वो इस डाइसफंक्शनल फैमिली की सेकंड इन कमांड ना होती। और सच्चाई ये है कि उसको भी कोई इज्जत नहीं है, कोई मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। दिन रात नार्सिसिस्ट ठोकरें मारता है, गालियां देता है, उसको रुलाता है और उससे इमोशनल सप्लाई लेता है। तो दोस्तों ये होती है डाइसफंक्शनल, कितनी खतरनाक होती है, कितनी टॉक्सिक होती है। तो इन चीज़ों से बचना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। वो तीसरे बच्चे को जो समझ में आया ना, वही चीज़ आप सब लोगों को समझनी है कि कैसे इस राक्षस से दूर जाना है। दूर जाए बिना गति नहीं है, और या फिर कैसे इस राक्षस को मैन्युपुलेट करना है। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ मीटिंग बुक कीजिए। 1 घंटा फेस टू फेस ऑनलाइन मीटिंग होगी, और भी बातें समझ में आएंगी। आपके मन के अंदर जो 10-20 साल पुरानी बातें हैं, जब वो बाहर निकलेंगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हल्का होगा, समझ में आएगा, और आपको उसके अंदर से ही जवाब मिलेंगे। तो ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली बात करना चाहते हैं वो आएँ और मुझसे बात करें।